लोगों को यही कहूंगा कि भाई ये जो खोखले नारे हैं और जो तकसीम करने वाले नारे हैं, और तकसीम खाली हिंदू और मुसलमान की नहीं, विद इन हिंदू कम्युनिटी भी ये अब तकसीम करना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान को तो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं। इनके झांसे में मत आइएगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इलेक्शन सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि डेवलपमेंटल एजेंडे पे इलेक्शन होंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डिफरेंट एजेंडा होगा। उसकी वजह यह है कि जो 5 अगस्त को हुआ उसके बाद अभी तक कोई असेंबली इलेक्शन हुए नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता मुजफ्फर खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला 370 और 35 को लेके, जिसमें फैसला जो है वो फिलहाल सुरक्षित रखा गया है, क्या उम्मीदें की जा सकती है? जम्मू कश्मीर की जनता क्या उम्मीद जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता करे? देखिए, हम तो पुरउम्मीद हैं। जहां तक रहा 370 का मामला, तो जो इंटरप्रिटेशन 370 की है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसको इंटरप्रेट करना है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंटल हिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, 73 से पहले एक क्राइसिस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। और मोटे लफ्ज़ों में या आम ज़बान में अगर मैं कहूँगा तो क्राइसिस ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, यानी प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है। जी। हम एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री वजूद में आया 1947 में, और 1950 में हमारा आइन लागू हुआ, नया आइन था, और सुप्रीम कोर्ट was confronted with myriad problems कि पार्लियामेंट की पावर क्या है। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेके बहुत मशहूर एक केस हुआ, हिज होलीनेस केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंदा भारती में फाइनली a full bench of the constitution, full bench of the supreme court came to the conclusion कि ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और ना ही एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जहां से तमाम पावर्स जो ड्रा की जाती है। जी। कंट्रोवर्सी वाज सेट एट रेस्ट। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें हेल्ड की थी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो लिमिट लगाती है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसकी अनलिमिटेड पावर है। पार्लियामेंट अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के साथ इक्वेट नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकती। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही होती है on the basis of the political history, social history, economic background of the country, they are free to make any sort of constitution. वो जिस फॉर्म की गवर्नमेंट ऑप्ट करना चाहते वो करते, उन पर कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आ गया तो पार्लियामेंट हैज अ लिमिटेड पावर। सो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, लिमिट लगाता है पार्लियामेंट की पावर पे जी। और कहता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पावर अनलिमिटेड है, पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड। व्हेन दे आर एक्सरसाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर पावर कैन नॉट बी इक्वेटेड विद कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज पावर।
वही क्वेश्चन आज फिर इंटरप्रिटेशन के लिए है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बी रिप्लेस्ड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि हां, अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली ला सकते हैं, तो मतलब यह हुआ कि कल आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को दे सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर विल गो, बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया जी। दूसरा जो क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो किसी भी रियासत को तोड़ सकते हैं, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, उसको खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, तो वो भी सिर्फ लखनपुर तक महदूद नहीं रहेगा। वो इंटरप्रिटेशन फॉर जनरेशंस टू कम विल अप्लाई टू द इंटायर नेशन। तो ये कोई जम्मू कश्मीर तक महदूद इंटरप्रिटेशन अब नहीं रही। आपने सुना भी होगा पिछले दिनों गवर्नमेंट एजेंसीज ने, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है, फिलॉसफी जो है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक बैकग्राउंड में कहा उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी उस रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये खाली इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, मिसेस इंदिरा गांधी जब पावर में थी उनको भी ये एक्सेप्ट नहीं था और 3 बार अमेंडमेंट लाई, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में तीनों बार अमेंडमेंट क्रैश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रैश किया और फाइनली 73 में केशानंदा भारती में लॉ को सेटल किया। अब उस लॉ को अगर आप इफ यू वांट टू द लाइन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो इस जजमेंट में अपसेट हो सकता है। तो लिहाजा इसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे इस जजमेंट के, वो खाली जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रहेंगे, वो पूरे मुल्क के लिए होंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, ये जो 370-35 पे जो फैसला आना है, अगर तो आया जो रूलिंग गवर्नमेंट है जिन्होंने इसको एब्रोगेट किया है उनके हक में, फिर तो भाजपा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोग कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर का जो एक हक था, राइट्स थे, नौकरियां, जॉब वगैरह या ज़मीनों के राइट्स वगैरह के लिए, तो अगर ये उस तरह से मतलब लोगों के हक में आता है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा जो पूरे भारतवर्ष में रूलिंग में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो क्या प्रोजेक्ट करती है वो सबको पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के लोग हों, कश्मीर के हों, और आपने अभी रिसेंटली जो लद्दाख और करगिल के इलेक्शन जो देखा है, करगिल में उन्होंने एक रिजाउंडिंग मैसेज दिया है कि हम आपके उस फैसले से खुश नहीं हैं। और जम्मू के लोगों को शुरू शुरू में उन्होंने बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन अब जम्मू के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ज़मीन भी हमसे जा रही है, हमारे बच्चों की नौकरियां भी चली गई, हमारी पहचान थी रियासत वो भी चली गई, हमें मिला क्या, हमने खोया क्या। ये कुदरती बात है कि भाई कोई भी आदमी जब किसी भी काम में, कोई भी इंडेवर हो, जब उसमें वो पार्टिसिपेट करता है या इमोशनली उसमें इन्वॉल्व होता है, तो लास्ट में वो जमा तफरीक तो करता है कि मैंने खोया क्या और पाया क्या। जम्मू में भी लोगों ने अब ये महसूस करना शुरू किया है। मैं जहां जिस नुक एंड कॉर्नर में कहीं बैठते हैं हम लोग, तो ये डिस्कशन जरूर होती है कि हमने बहुत कुछ खोया, पाया कुछ भी नहीं। और ये जो पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है, दैट इज अगेंस्ट जम्मू, अगेंस्ट जम्मू, कि जम्मू का जो डोगरा कल्चर है उसको भी खत्म करो,
इनकी एम्प्लॉयमेंट भी छीन लो, न तो डोगरा हमको आंख दिखा सके और न ही कश्मीर वाला दिखा सके। लेकिन शुरुआत जम्मू से हुई है, लॉस जितना हुआ वो जम्मू में हुआ है, कश्मीर में अभी कोई उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है। मैं ये भी बताऊंगा आपको, जितनी सेटलमेंट हुई है, लैंड परचेज हुआ है, वो जम्मू में हुआ है। और अगर कोई आदमी वाइट पेपर मांगे इस सरकार से तो सब पता चल जाएगा कि कितने लोग यहां आकर बिग चंक्स ऑफ द लैंड परचेज हुए हैं। चंक्स ऑफ द लैंड, आपके ये जो कटरा हाईवे से कटरा रोड जाती है, इस रोड पर आप कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगे कि सैकड़ों कनाल जगह बिजनेसमैन ने खरीद ली है बाहर के। लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमें अभी यहाँ कोई सेटल नहीं हुआ है। तो खैर ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ के लोग अब महसूस कर रहे हैं और अब फील हो रहा है कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है, और इसका खमियाजा जो है इस पार्टी को यहाँ तो भुगतना है। लेकिन अब मुल्क के लोगों में भी ये एहसास होने लगा है कि हम कब तक ये कम्युनल लाइन पे सोचते रहेंगे, हम कब तक किसी मुल्क को गालियां देकर पेट भरेंगे। पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए, शाम को बच्चों को खाना चाहिए, स्कूल की फीस चाहिए बच्चे को। किसी दूसरे मुल्क को गाली देने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे एवेन्यूज़ चाहिए कि मैं अपने बच्चों की फ़ीस दे सकूं, मैं उनकी यूनिफॉर्म दे सकूं। और जो बेसिक पर्पस होना चाहिए गवर्नेंस का, गवर्नेंस कोई ये नहीं है कि आप लोगों की आंखों में धूल झांक के आप पावर के साथ क्लिंग करके रखो, चिपक के रहो। वो पर्पस नहीं है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस है और ना ही डेमोक्रेसी में ये चीज़ तस्लीम की जाती है। डेमोक्रेसी में और जहाँ आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ होता है, तो बेसिक जो हमने सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया है उसका मकसद बेसिक ये है, सर्विस टू द नेशन। पोरेस्ट ऑफ द पोर मस्ट बी रीच्ड, जो सबसे गरीब है उस तक पहले पहुंचना है। मकसद तो वो है, लेकिन वो सब मतलब आपने बैक बर्नर पे रखा है और फीड अप करते हैं लोगों को, वो है नफरत। तो उससे अब लोग थोड़ा बहुत महसूस कर रहे हैं कि ये गलत है। मुज़फ़्फ़र साहब, अगर बात करें हम कारगिल की, कारगिल में जिस तरह से सीटें जीती हैं कांग्रेस और एनसी के द्वारा और जिस तरह से ये उपलब्धि जो है वो बताई जा रही है, लेकिन कारगिल का तो इतिहास रहा है ना, वहाँ पे तो एनसी और कांग्रेस ही हमेशा जीतती आई है, भाजपा का इतना बड़ा रोल वहाँ पे रहा नहीं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये एनसी के लिए? नहीं देखें, ये 5 अगस्त 2019 के बाद का पहला इलेक्शन था और हिंदुस्तान सरकार ने पूरे मुल्क में ये तासर दिया था कि ले डिमांड करता था यूनियन टेरिटरी, हमने उनकी देरीना मांग को पूरा किया है। बिल्कुल। तो ये उस जो नरेटिव ये चला रहे थे उसके लिए एक रिसाउंडिंग रिप्लाई है। पार्टी वहां आज हम जीते हैं, कल कोई और जीत सकता है, लेकिन इस इलेक्शन को मैं इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस देता हूं कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद का पहला इलेक्शन है और फिर ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए है। जिन लोगों के लिए आपने ये प्रोजेक्ट किया था कि इन लोगों की पुरानी दरीना डिमांड थी, हमने वो पूरी की है, तो उसका जवाब उनको मिला है। मुज़फ़्फ़र साहब, जिसका असर यहाँ पे जम्मू में होना चाहिए था इस जीत का, जो प्रोटेस्ट आज यहाँ पे सड़कों पे दिखा, हरि सिंह पार्क में दिखा, वो असर दिखा नहीं, लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए नहीं। देखिए लोगों का तो मुझे पता नहीं इकट्ठे क्यों नहीं हुए हैं, वो मैनेजमेंट नहीं हो पाई होगी, वो अलग बात है। लेकिन जनरली जो लोग हैं वो अब गवर्नमेंट की प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत तंग आ चुके हैं। एक तो सुनवाई कहीं नहीं है, कोई करप्ट है, कोई इनएफिशिएंट है, आप चिल्लाते रहो कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं हम नो भाई तुम करप्शन के बारे में जाकर सेमिनार, भाई किसको सुना रहे हो? जो खुद करप्ट है वही सुना रहा है करप्शन छोड़ दो। करप्शन ऐसे कभी खत्म नहीं हुई है भाई।
कि जो खुद ही करप्शन करता है वही जाकर लोगों को भाषण देता है, करप्शन मत करो, चोर कहता है चोरी मत करो। तो इन चीजों से कोई फर्क पड़ा नहीं, बल्कि करप्शन अगर आप देखेंगे, करप्शन का लेवल बढ़ गया और डेटरेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब करप्शन लेने से कोई डरता नहीं है, जो सबसे बुरी चीज है। मैं नहीं कहता इससे पहले जो सरकारें थी तो वो दूध से धुली थी, करप्शन उस वक्त भी थी, आज भी है, लेकिन आज की और उस करप्शन में फर्क है। उस वक्त करप्ट जो था उसको इतना डर था कि कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसके मुंह से इतना निकल जाता था कि भाई यहां चोरी हो रही है, तो उसको रात की नींद उड़ जाती थी। आज वो चीज नहीं है, वो चीज आज मिस कर रहे हैं हम लोग। उस वक्त भी करप्शन थी, मगर उस वक्त डर के करप्शन थी, छुप के। आज ओपन है। आज तो वो डंके की चोट पर कहते हैं तुम्हें जो करना करो। क्या कर लोगे आप, क्या बिगाड़ लोगे हमारा, किसके पास जाएंगे लोग। और एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब तक एरिया में नहीं होगा, लोगों को आपने, यू हैव शट द डोर्स। लोग किसके पास जाएंगे, दरवाजे बंद है। आप सेक्रेटरीट में जाकर देखो, कोई सिविलियन वहां मिलता ही नहीं आपको स्वाय एम्प्लॉइज के। क्यों? वहां पहली बात तो ये कि ऑफिसर मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो वो काम नहीं करेगा। मुजफ्फर साहब, ये जो अलायंस हुआ ऑल पार्टीज का, इसमें दो प्रमुख जम्मू कश्मीर की पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों ही, अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला साहब की रेडिशन में जो ऑल पार्टी मीट हुआ था, और महबूबा मुफ्ती जी जिन्होंने कॉल दिया था कि प्रोटेस्ट होगा 10 तारीख को, दोनों ही आज के प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे। यार मुझे उनका तो पता नहीं, फारूक साहब तो क्योंकि अब अलील भी हैं और शायद उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं आ पाए होंगे। वो तो यहाँ की लोकल लीडरशिप को देखना था। फारूक साहब मतलब उनकी अब एज फैक्टर भी है, आप खुद समझ सकते हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखते हैं, वो आते हैं हर मीटिंग में, और कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग वो मिस नहीं करते हैं। अब आज का तो मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने मिस की, क्या वजह हुई, महबूबा जी ने क्यों मिस की, उसका मैं तो नहीं बता सकता कुछ भी। अगर बात करें हम एलजी साहब की, एलजी साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि आप अगर सर्वे करवाएंगे, 80% लोग जम्मू कश्मीर के जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है उससे जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश है। मुझे पता नहीं यार, जम्मू कश्मीर का तो मुझे नहीं लगता कि 80 क्या कि 8% भी नहीं होंगे जो ये चाहते हैं। अब उनको किसने डाटा दिया ये मैं नहीं कह सकता। उनकी जो, मुझे लगता है कि जो उनके आंख और कान जो होते हैं वो होते हैं उनका जो स्टाफ होता है, स्टाफ उनको मिसफीड कर रहा है, और ये उनका गलत अंदाज़ा है। यहाँ हर आदमी दुखी है इस इंतज़ामिया से, कोई भी खुश नहीं है, ये गलतफहमी है उनकी। अगर आप चाहते हो तो करवा लो। उन्होंने, उनके दौर में एक निकला था एक उनके हक में भी, लेकिन बाद में पता चला वो कहीं बाहर का है, वो यहाँ का था ही नहीं, जम्मू कश्मीर का था ही नहीं। वो जो नारे शारे लगा रहा था जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, तो बाद में पता चला कि वो आदमी यहाँ का है ही नहीं। तो वो कोई बाहर के अगर लोग होंगे तो जाहिर सी बात है, बाहर वालों की तो चांदी है इस वक्त। जितने भी बैरून रियासत हैं, बैरून जम्मू कश्मीर, उनकी तो चांदी है, वो तो खुश होंगे ही कि यही निज़ाम रहना चाहिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दानू जो है वो तो इग्नोर हुआ है। अरे भाई, यहाँ रेत का और बजरी का ठेका नहीं उनको मिलता है, पार्किंग का ठेका नहीं मिलता है उनको, वो बाहर के लोग लेते हैं। तो जाहिर सी बात है बाहर वाले लोग खुश होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी खुश नहीं। मुजफ्फर साहब, अगर बात करें हम अरुण कुमार मेहता जी की, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जम्मू कश्मीर को हेड कर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था। वो कह रहे थे कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि हमारा जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, 2.5 लाख लोग जो हैं बैकडोर अपॉइंटी हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं, नालायक लोग हैं, जो मतलब नहीं लग सकते थे, उनको जो है लगाया गया है। जो अगर हम बात करें लीडर्स की, या पुराने जो हमारे एमएलए या मंत्री रहे, उनके घरों में काम किया करते थे, बर्तन धोया करते थे, उन लोगों को जो है यहाँ पे ऑफिसर बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा तो यहाँ तक कह रहे थे कि आईएएस तक के लोग जो हैं वो लगा दिए गए हैं, जो लोग घरों में काम किया करते थे। उनको किसने रोका है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करके आप कानूनी कार्रवाई ना करो? किसी ने रोका है? कोई रोक सकता है? और
अरुण मेहता जी 2018 के बाद, ये चीफ सेक्रेटरी बाद में आए, लेकिन उससे पहले भी यहाँ चीफ सेक्रेटरी थे। उस वक्त तो कोई गवर्नमेंट का प्रेशर भी नहीं था, और आज सरकार इनकी है ना, वो अकाउंटेबल किसके पास है? होम मिनिस्टर के पास। क्यों नहीं इंक्वायरी करवाते हो? क्यों नहीं देखते कि भाई कैसे ये लगे, इलीगल अपॉइंटमेंट कैसे हुई, बैकडोर अपॉइंटमेंट कैसे हुई? अरे भाई, यहाँ 97 से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम था यहाँ। ये तो अब यहाँ गफले शुरू हुए हैं इस दौर में कि कोई सिलेक्शन की लिस्ट जो है वो निकल ही नहीं पाई, वो विवाद का शिकार हो गई। एसआई की हो, पीएससी की सिलेक्शंस हो, मतलब अब कोई भी सिलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई और करप्शन का शिकार हो गई। उससे पहले हमने ये कुछ नहीं देखा था। अब इसको भी ये कहना कि नहीं भाई, वो उस वक्त जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी लोग थे, वहाँ भी आईएएस ऑफिसर थे, या पब्लिक सर्विस कमीशन में आईएएस ऑफिसर थे, आप ही के काडर के लोग थे वहाँ, उन्होंने सिलेक्शनें की हैं। अब वो भी कहोगे बैकडोर से हैं। बैकडोर से हैं तो रोका किसने इनको? क्यों नहीं इंक्वायरी की? करो इंक्वायरी, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं। बिल्कुल। इलेक्शंस को लेकर के क्या सोच है आपकी? क्या लग रहा है आपको? मतलब जिस तरह के हालात हैं, सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, या अभी लोग तैयारियां कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियां कर रही थी कि यूएलबी के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होंगे। लोग तो मतलब टिकट के चक्कर में पड़ गए थे, मैंने यहाँ से लड़ना है, मैंने यहाँ से लड़ना है, लेकिन अब सपनों में पानी फिर गया सबके। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि हर इस एस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों का तो एहसास भी नहीं। अब पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इलेक्शन कमीशन से कैसे कहलवाएंगे कि पार्लियामेंट के लिए, इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है उनको पार्लियामेंट का भी डेफर करना चाहिए फिर, क्योंकि अगर बाकी किसी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन साजगार नहीं है, तो पार्लियामेंट के लिए कैसे हो सकती है? उसकी भी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी करवाएंगे। जो कल की स्टेटमेंट है परसों की जो मैंने सुनी उनकी, तो मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट के लिए भी फिर ठीक है। और फिर दो चीज़ें आप कहते हो, एक तरफ तो आप ये कहते हो कि बहुत सुधार आ गया है, टूरिज्म बढ़ गया है, मिलिटेंसी खत्म हो गई, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, लोग तामीर और तरक्की की वजह से इतने खुश हैं, तो फिर इलेक्शन के लिए क्या हो गया? वहां हालात क्यों खराब हैं? बाकी सबके लिए हालात ठीक हैं। G20 भी हो सकता है, आपके जलसे, डिपार्टमेंटल जलसे भी होते हैं, ऑनरेबल एलजी साहब जलसे भी कर रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो सकता। रिमोट कंट्रोल से आप दिल्ली से बैठकर चलाना चाहते हैं, चलाएं, कितनी देर चलाएंगे? हम कोई वी आर नॉट दैट ईगर। लोग इनको पूछेंगे जितना ये डिले कर रहे हैं, और इनका जो ख्याल है ना, वो क़यामत तक नहीं पूरा होने वाला। इनका जो खामख्याली है कि हम इस वक्त हमारी पोजीशन ठीक नहीं है, तो जब पोजीशन ठीक होगी तो इलेक्शन करवाएंगे, ठीक कभी नहीं होगी, इससे बद से बदतर होनी है। इट विल गो टुवर्ड्स वर्स्ट। जम्मू कश्मीर में पहले स्टेट मिलनी चाहिए या पहले इलेक्शन होने चाहिए? मैं तो कहूँगा पहले स्टेट मिलनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन। उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि भाई, ये जो खोखले नारे हैं और जो तकसीम करने वाले नारे हैं, और तकसीम खाली हिंदू और मुसलमान की नहीं, विद इन हिंदू कम्युनिटी भी ये अब तकसीम करना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान को तो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं। इनके झांसे में मत आइएगा, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। इलेक्शन सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि डेवलपमेंटल एजेंडे पे इलेक्शन होंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डिफरेंट एजेंडा होगा। उसकी वजह यह है कि जो 5 अगस्त को हुआ, उसके बाद अभी तक कोई असेंबली इलेक्शन हुए नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि हर आइडियोलॉजी की पार्टीज जो हैं वो लोगों के पास जाएंगी। लोग किसको चुनते हैं? हो सकता है कल लोग बीजेपी को चुने,
डेमोक्रेसी में ये राइट है लोगों का, हम कुछ नहीं कह सकते, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुमने उनको क्यों चुना, चॉइस है, डेमोक्रेसी है। लेकिन बीजेपी को ये जो डर है, ये डर कभी खत्म नहीं होने वाला, ये डर बढ़ने वाला है। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता मुजफ्फर खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।